Chapters 141 Gu Yu King Shu vs Bai Ning Bing, Part 2, 142 Gu Yu King Shu vs Bai Ning Bing, Part 3, 143 Answer, 144 Sacrifice is common, and faith is undying. Chapter Start, Chapter 141, Gu Yu King Shu vs Bai Ning Bing, Part 2. S रैंक 3 गु वर्म की शक्ति से किंग शू की ईर्द गहरी जड़ें जैसी हरी हो गईं। इससी पैल उसका ऑरा बदल गया। एक जीते जागते इंसान से उसके अंदर से एक गहरे पुरसुकून जंगल वाली फीलिंग आने लगी। ओ, बाई निंग बिंग के चेहरे पर अनजाने में हल्की सी हैरानी दिखी। उसने नाखुशी से होठ सिकोड़े। लगता है इतने टाइम बाद तुमने कुछ इंटरेस्टिंग नई स्किल्स सीख ली हैं। आइसिकल गु, उसने अपने मन में गु को हुक्म दिया और 5 न्यूक्लियर आइसिकल्स कहीं से भी प्रकट हो गए। जाओ, बाई निंग बिंग के बर्फीले हाथ ने इशारा किया और आइसिकल्स तेजी से निकल पड़े। फाव फाव फाव, किंग शू की हथेलियों से डू बेलन यूजीआई। वो बैलें हवा में 2 सांपों की तरह नाच रही थीं, बड़ी फुर्ती से नाचते हुए आसानी से अन आइसिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रही थीं। आइसिकल ने अपना रास्ता बदला, किंग शू के कंधे को सिर्फ छीलते हुए जमीन में, अस कठोर पहाड़ी चट्टान में और उस जंगल में जो एक मूर्ति की तरह खड़ा था, गहराई तक घुस गया। किंग शू ने आसानी से हमले को तोड़ दिया, जिससे बाई निंग बिंग का अटैक बेकार हो गया। बाई निंग बिंग ठंडी हंसी हंसा, तेरे बेलों को घुमाने का अंदाज तो सुधर गया है, पर मैं भी देखता हूं तू कितने आइसिकल रोक पाएगा। ये कहते हुए बाई निंग बिंग की ईद में हल्की नीली रोशनी चमकी। 10 आइसिकल्स तुरंत प्रकट हुए, उसके सामने तैरते हुए किंग शू की तरफ निकल पड़े। उसके बाद 10 और बनाए गए। ऐसे ही कई बार करने पर यह आइसिकल्स की बारिश में बदल गया। सूश, आइसिकल्स हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, एक ऐसी आवाज निकालते हुए जो लोगों के दिल दहला दे। किंग शू बचता हुआ अपने दोनों हाथों से हरी बेलों को कंट्रोल कर रहा था, एक साए की तरह नाचते हुए। उसके बेलों को घुमाने की टेक्निक अनगिनत प्रैक्टिस के बाद एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई थी जहां वो उन्हें अपनी उंगलियों की तरह कंट्रोल कर सकता था, पूरी तरह से सिंक में। पर आइसिकल्स बहुत ज्यादा थे, किंग शू से कुछ ना कुछ छूटना ही था, और उसके कंधे पर एक आइसिकल आ लगा। वो आइसिकल उसके दाहिने कंधे में घुस गया और उसकी नोक उसके पीछे से निकली हुई दिख रही थी। पिन नीडल गु, किंग शू ने दर्द को काबू किया, अपने लंबे बाल झटके। उसके बालों की नोक से अनगिनत जड़ें ग्रीन रंग की सुइयां निकल पड़ीं। सुइयों ने बाई निंग बिंग को घेर लिया, पर उसने टाइम पर वाटर शील्ड गु एक्टिवेट कर लिया। वो भी अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और काफी मोटा था, किसी रैंक 3 गु वर्म के डिफेंस से कमजोर नहीं था। सुइयां वाटर शील्ड में घुस गईं और उनकी स्पीड धीमी होकर रुक गई, फिर पानी की धाराओं ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन इसने बाई निंग बिंग को अपना आइसिकल अटैक रोकने पर भी मजबूर कर दिया। ये मौका देखते ही किंग शू ने दर्द को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती अपने कंधे से आइसिकल खींचकर निकाल दिया। खून की एक बूंद भी नहीं टपकी। एक वजह तो आइसिकल की ठंडी हवा थी, और दूसरी ये कि उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहा था। बाई निंग बिंग ने वाटर शील्ड गु हटा लिया, उसकी नजर गु यू किंग शू के GHAAV पर टिकी हुई थी। उसकी फटी हुई शर्ट के खुले हिस्से से वो किंग शू का GHAAV देख सकता था, जिसमें पेट के तने के रिंग्स दिख रहे थे, और उसका मांस एक देखी जा सकने वाली स्पीड से ठीक हो रहा था, और नए उगे हुए मसल्स पर पेट के रिंग वाली लकीरें बन गई थीं। उसी समय उसके दोनों कान लंबे होने लगे और उसके बाल जड़े ग्रीन हो गए, जिनके बीच हरी पत्तियां उगने लगी। उसके दोनों हाथ एक आम इंसान के मांस के रंग से गहरे और शांत हो गए। उसकी त्वचा सख्त हो गई और भूरे रंग के पेट की छाल में बदल गई। ये पहली बार था जब उसने बिना अंजाम की परवाह किए वुड चार्म गु का इस्तेमाल किया था। वुड चार्म गु यूज एक ट्री स्पिरिट में बदल रहा था, और उसी समय गु यू किंग शू हवा में मौजूद रिच नेचुरल एसेंस को महसूस कर सकता था। यह एसेंस आम गु मास्टर्स महसूस नहीं कर सकते थे, सिर्फ ट्री स्पिरिट्स जैसे खास जीव ही इन्हें महसूस, अब्जॉर्ब और इस्तेमाल कर सकते थे। गु यू किंग शू को लगा जैसे वो अपनी मां के लिक्विड में भीग रहा हो। घाना एसेंस यूज लपेटे हुए था, जिससे उसे एक मजबूत सेटिस्फैक्शन का एहसास हो रहा था। उसके शरीर पर मूनवर्ल्ड गु नहीं बदला, लेकिन ग्रीन वाइन गु, पिन नीडल गु और वाइटैलिटी ग्रास सभी में ग्रोथ के साइनस दिखने लगे। किंग शू की ट्री स्पिरिट की आइडेंटिटी के साथ जब वो इन वुड एट्रीब्यूट गु वॉर्म्स का इस्तेमाल करता तो उनकी पावर एम्पलीफाई हो जाती। गु यू किंग शू ने गहरी सांस ली, उसने पहले कभी इतना स्ट्रांग महसूस नहीं किया था। रिच नेचुरल एसेंस ने यूज इस्तेमाल करने के लिए लगभग अनंत प्राइमेवल एसेंस का सोर्स दे दिया था। यह वुड चार्म गु की ताकत थी, लेकिन उसके दिल में
एक गहरा डर भी उठ रहा था। वो जानता था कि अगर वो इस मजबूत और आरामदायक एहसास का लालच कर बैठा और वुड चामगू को बिना रोके इस्तेमाल किया, तो वो आखिर में एक मुर्दा ट्रीमन बन जाएगा। हर चीज की एक कीमत होती है। गु यू किंगशू ने जल्द हाई इस डर को दबा दिया। उसने बाइनिंग बिंग को घूरा और दो शब्द कहे, चलो लडीन। और इस तरह एक भयानक जंग शुरू हो गई। हरी बेलन वीएस बर्फ की धार, आइसिकल वीएस सुयांग। एक नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था, जिसके पास प्राइमिवल एसेंस रिकवरी की दीवानों वाली रेट थी, और दूसरा वुड चार्म ट्री स्पिरिट, जो सारे नेचुरल एसेंस को अपने इस्तेमाल में ला रहा था। ये लड़ाई आम रैंक 3 गू मास्टर्स के दायरे से कहीं आगे निकल चुकी थी। फैंग जेंग दलन पर खड़ा हक्का बक्का होकर देख रहा था। उसने ऐसी पूरी ताकत से लड़ी जाने वाली लड़ाई कभी नहीं देखी थी। आमतौर पर गू मास्टर्स के पास लिमिटेड प्राइमिवल एसेंस होता है और उन्हें हमेशा उसका 10% रिजर्व में रखना पड़ता है। बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, जैसे पतली बर्फ पर चल रहे हों। लेकिन अब चाहे किंगशू हो या बाइनिंग बिंग, दोनों यूज बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे उनके पास प्राइमिवल एसेंस का अनंत भंडार हो। उनकी लड़ाई से पूरा रास्ता तबाह हो गया था। बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे और बर्बाद हो गए थे, पहाड़ी पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। एक लंबे समय के बाद ब्लू बर्ड आइस कोफन गू बाइनिंग बिंग ने एक मौका पकड़ा और अपना मुंह खोला, और अंदर से एक बर्फीली नीली चिड़िया उड़कर बाहर आई। उड़ती हुई चिड़िया ने चहचहाया। उसका शरीर एक कबूतर जैसा था, लेकिन नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक के बूस्ट के नीचे वो उड़ते उड़ते धीरे धीरे एक बाज के साइज की हो गई, और थोड़ी देर चक्कर काटने के बाद गु यू किंगशू की तरफ उड़ गई। गु यू किंगशू टाइम पर बच नहीं सका, इसलिए उसने उसका सामना किया। बम! एक जोर के धमाके के बाद गु यू किंगशू एक कमरे जितने बड़े आइस क्रिस्टल में जम गया। खत्म हो गया। बाइनिंग बिंग ने आह भरी, जैसे उसने पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया हो। उसने आइस क्रिस्टल के अंदर स्थिर गु यू किंगशू को देखा और बड़बड़ाया, मुझे इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस देने के लिए शुक्रिया। ये लड़ाई अब तक की मेरी सबसे एक्साइटिंग लड़ाई थी। किंगशू, तुम्हारी मौत का मतलब है, मैं इसे साफ साफ याद रखूंगा। लॉर्ड किंगशू, दलन पर फैंग जेंग जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्ला रहा है, तू मामूली कीड़े, अगला नंबर तेरा है। बाइनिंग बिंग ने गुस्से से कहा, फैंग झेंग की तरफ चलते हुए। तभी उसके कानों में आइस क्रिस्टल के टूटने की आवाज आई। ये कैसे हो सकता है? वो मुड़ा और देखा कि आइस क्रिस्टल के अंदर किंगशू में एक बड़ा बदलाव आ गया था। उसका शरीर बड़ा हो गया और उसका रैंक 2 गू मास्टर का पूरा आउटफिट लगभग फटने को था। उसके बाल हरी बेलों में बदल गए थे और अन पर हथेली के साइज की पत्तियां लगातार उग रही थीं, जो एक घनी हरियाली में बदल गई। उसकी उंगलियां मजबूत लकड़ी में बदल गई थीं, उसके हाथ पैर मोटे पेड़ की शाखाओं में बदल गए थे, सिर्फ उसके हाथ और पैरों का एक हल्का सा आकर बाकी था। एक आवाज के साथ आइस क्रिस्टल पूरी तरह से टूट गया। गु यू किंगशू खड़ा हो गया। वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका असली नाजुक और खूबसूरत इंसानी चेहरा एक न्यूकीले नाक, बड़ी एड़ी वाले ट्री स्पिरिट के चेहरे में बदल गया था। वो 3 मीटर लंबा था, एक मजबूत शरीर के साथ, पेट की छाल को अपने कवच की तरह पहने हुए, और अन पर बहुत सारी पत्तियां और बेले थे। बाइनिंग बिंग उसके इस बदलाव को हैरानी से देख रहा था। इस किंगशू के सामने वो एक बड़े आदमी के पास खड़े बच्चे जैसा लग रहा था। ये रूप, क्या तुमने वुड चामगू को रिफाइन कर लिया है? ये गू मेरे फ्रॉस्ट डेमन गू से रिफाइन करने में कहीं ज्यादा मुश्किल है। बाइनिंग बिंग को जवाब मिल गया। ट्री स्पिरिट वुड चार्म हवा में मौजूद एसेंस को इस्तेमाल कर सकता है। कोई हैरानी नहीं कि गु यू किंगशू के पास इतना प्राइमिवल एसेंस था। उस तुरंत समझ आ गया, लेकिन वो और भी कंफ्यूज हो गया। उसने अपने दिल का सवाल पूछो, किंगशू, वुड चामगू को इस तरह इस्तेमाल करके क्या तुम्हें एक मुर्दा ट्रीमन बनने का डर नहीं है? तो क्या हुआ अगर तुम मुझे जीत भी गए? तुम्हारा मरना तो तय है। बाइनिंग बिंग। गु यू किंगशू की आवाज भारी हो गई। मैं तुम्हें उतना ही समझता हूं जितना मैं खुद को समझता हूं। तुम और मैं दोनों अनाथ हैं, जिसे क्लैन लीडर ने गोद लिया था। फिर भी हम इतने अलग रास्तों पर चलते हैं। एक जंगल में एक पेड़ का मरना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक जंगल है, अनगिनत पेड़ उगते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। चलो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ें, मेरे दुश्मन। ये कहते हुए सैकड़ों हरी बेलों ने बड़े अजगरों की तरह बाइनिंग बिंग पर हमला कर दिया। क्लैन के लिए? कैसा बेवकूफ है। बाइनिंग बिंग जल्दी में पीछे हटा, लेकिन हरी बेलों की स्पीड पहले से कई गुना तेज थी और वो जल्दी से बाइनिंग बिंग के पीछे पहुंच गई। बाइनिंग बिंग ने अपने शरीर को कंट्रोल किया और फुर्ती से बचता रहा।
एक बाजू जितनी मोटी हरी बेलें उसके शरीर के पास से गुजरीं, मिट्टी या पहाड़ी पत्थरों से टकराई, जिससे मिट्टी उड़ने लगी और पत्थर के टुकड़े बिखर गए। वाटर शील्ड गू। बाइनिंग बिंग टाइम पर बच नहीं सका और उसने अपनी ढाल बना ली। किंग शू ने इस गू वर्म की कमजोरी को समझ लिया था। उसने जबरदस्ती हमला नहीं किया, बल्कि बेलों को ढाल के चारों तरफ लपेटने के लिए इस्तेमाल किया। आगे उसने अपनी ताकत पीछे खींची और वाटर शील्ड कांटेक्ट में आ गई। सतह पर पानी का करंट तेजी से चला जब वो हरी बेलों से टकराया, जिससे हर तरफ पानी के छींटे उड़े। वाटर शील्ड हरी बेलों की पकड़ की ताकत को सह नहीं सकी और उसका साइज छोटा हो गया, टूटने की कगार पर। यह ठीक नहीं है। अगर वाटर शील्ड टूट गया और मैं हरी बेलों में फंस गया तो गू यू किंग शू मुझे मार डालेगा। वाटर शील्ड के अंदर बाइनिंग बिंग को अपनी सिचुएशन का पूरा अंदाजा था। अगले हाइपैल वाटर शील्ड फट गया। बम! अंदर से एक आइस ब्लेड स्टॉर्म फैट पड़ा, जो बड़ा और बड़ा होता गया। बाइनिंग बिंग ने जानबूझकर वाटर शील्ड गू का डिफेंस हटा लिया था, क्योंकि बचाव काम नहीं कर रहा था। उस हमले का जवाब हमले से देना था। तुरंत टेम्परेचर गिर गया और ठंडी हवा फैल गई। सफेद आइस ब्लेड स्टॉर्म किंग शू की तरफ बढ़ा। बेलन इस तूफान को रोक नहीं सकी और आइस ब्लेड्स ने उन्हें कई टुकड़ों में काट दिया। सही टाइम है। गू यू किंग शू को कोई डर नहीं था। उसका बड़ा शरीर हिम्मत से आइस ब्लेड स्टॉर्म में घुस गया। एक बम के साथ वो सफेद रंग के टॉर्नेडो से टकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ खोले उस लपेटने के लिए। क्रैक क्रैक! तेज आइस ब्लेड्स ने उसके शरीर को काट दिया और अनगिनत पत्तियां और पेट की छाल हवा में उड़ गई। देरी से महसूस हुआ दर्द यूएस पर टूटा और किंग शू दर्द से गुर्राया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, अपनी पूरी ताकत से टॉर्नेडो को पकड़े रखा। आइस ब्लेड स्टॉर्म उसकी ताकत के आगे सिकुड़ने लगा था। डैम इट! ये पागल, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं। बाइनिंग बिंग ने मन हाय मन गाली दी। इस सिचुएशन में कोई और रास्ता नहीं था। वो सिर्फ और आइस ब्लेड्स बना सकता था और तेजी से घूम सकता था गू यू किंग शू से मुकाबला करने के लिए। आइस ब्लेड्स किंग शू के शरीर पर कटते कटते धीरे धीरे कुंड हो गए, लेकिन आइस ब्लेड गू की ताकत से वो फिर से तेज हो गए। लड़ाई एक ऐसी जगह आकर रुक गई थी जहां किसी का कंट्रोल नहीं था और कोई भी पीछे हटकर रुक नहीं सकता था। या तो गू यू किंग शू बाइनिंग बिंग को मार डालेगा या बाइनिंग बिंग किंग शू को। हमले का जवाब हमले से। ये लड़ाई बहादुरी और जोश से भरी हुई थी। चैप्टर 142 गू यू किंग शू वीएस बाइनिंग बिंग पार्ट 3। फैंग जेंगडोर खड़ा था। वो गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था जब वो ये सब देख रहा था। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जीतने वाले और हारने वाले का फैसला इसी मुकाबले में होना था। लॉर्ड किंग शू, हिम्मत रखिए। फैंग जेंग इतना नर्वस था कि उसका शरीर कांप रहा था। वो जानता था कि वहां जाना सिर्फ मुसीबत खड़ी करना होगा, इसलिए वो सिर्फ जोर जोर से गू यू किंग शू के लिए चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ा सकता था। जैसे कि उसने फैंग जेंग की आवाज सुन ली हो, आइस ब्लेड स्टॉर्म छोटा हो गया, जिसे किंग शू ने जबरदस्ती दबा दिया था। डैम इट! मैं ऐसी सिचुएशन में भी आ सकता हूं जहां मेरा प्राइमेवल एसेंस कम पड़ जाए। बाइनिंग बिंग ने अपने दांत पीसे। वो धीरे धीरे घूम रहा था क्योंकि उसके प्राइमेवल एसेंस की रिकवरी उसके खर्च के बराबर नहीं हो पा रही थी और वो एक लाचार सिचुएशन में फंस गया था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की प्राइमेवल एसेंस रिकवरी बहुत तेज होती है, लेकिन रैंक 3 पर रिकवरी स्पीड अभी भी ट्री स्पिरिट की नेचुरल एसेंस निकालने की काबिलियत से थोड़ी कम थी। अगर बाइनिंग बिंग रैंक 4 तक कल्टिवेट कर पाता तो उसकी रिकवरी स्पीड वुड चामगू को बहुत पीछे छोड़ देती। सिवाय जिंदगी और मौत की लड़ाई में, अगर जैसा कुछ नहीं होता, चाहे जीत हो या हार, नतीजे को स्वीकार करना ही पड़ता है। आखिरकार आइस ब्लेड स्टॉर्म रुक गया, लेकिन गू यू किंग शू ने भी भारी कीमत चुकाई थी। उसके बाजू घोड़ा गाड़ी जितने बड़े दी और इस वक्त उसके बाएं हाथ में 2 उंगलियां बची थी और दाएं में 3। उसकी दोनों हथेलियां आइस ब्लेड्स की वजह से आधी कट चुकी थी। लेकिन जब उसकी हथेलियां धीरे धीरे बीच में इकट्ठा होने लगी, उसकी हथेली से तेजी से नई पेट की टहनियां उगने लगी, आपस में गुथती हुई। दोनों हथेलियों ने एक लकड़ी का पिंजरा बना लिया, जिसके अंदर बाइनिंग बिंग फंस गया था। डैम इट! बाइनिंग बिंग ने अपने दांत पीसे। उसका प्राइमेवल एसेंस सूख रहा था। वो सिर्फ किंग शू के रहम ओ करम पर था। हम जीत गए। दूर खड़े फैंग झेंग ने यह मंजर देखकर उछाल पड़ा। क्या मैं मरने वाला हूं? बाइनिंग बिंग अपने दिल में चिल्लाया। उसकी ईड़ फैल गई जब उसने दोनों हथेलियों को पास आते देखा। जब दोनों हथेलियां आपस में मिलेंगी तो वो एक खूनी कीम में बदल जाएगा। लेकिन हथेलियों की स्पीड धीरे हो गई और वो धीरे धीरे हवा में रुक गई। बाइनिंग बिंग एक पल के लिए चूक गया,
फिर उस समझ आया कि गु यू किंगशू के शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है और वो तुरंत खुश हो गया। डैम, मैं बस इतना करीब था। इस पल गु यू किंगशू का दिल लाचारी से भर गया। उसके हाथों ने सारी संवेदना खो दी थी, पूरी तरह से लकड़ी में बदल चुके थे। उसी समय उसने धीरे धीरे अपनी आंतों और फेफड़ों से भी कनेक्शन खो दिया। वुड चांग गु की काबिलियत ने उसके पूरे शरीर को खोखला कर दिया था, यूज मौत के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया था। नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैं अभी भी ग्रीन वाइन गु इस्तेमाल कर सकता हूं। गु यू किंगशू ने खुद को फोकस करने पर मजबूर किया और ग्रीन वाइन गु को एक्टिवेट किया। अनगिनत मोती बैलें निकली और पिंजरे के खुले हिस्सों से बाइनिंग बिंग पर हमला किया। बाइनिंग बिंग ने तेजी से डोज किया, लेकिन वो कई लड़ाइयों से गुजर चुका था और उसकी स्टैमिना बहुत कम हो चुकी थी। ऊपर से पिंजरे में बहुत कम जगह थी और वो ज्यादा हिल नहीं सकता था, इसलिए आखिरकार एक बेल उसके दाएं पैर में उलझ गई और उस गिरा दिया। खेल खत्म। किंगशू ने राहत की सांस ली और उसने तेजी से दर्जनों हरी बेलों को पीछे लगा दिया। जिंदगी और मौत के इस पाल में बाइनिंग बिंग के अपचन ने आखिरकार इस्तेमाल के लिए जरूरी प्राइमीवल एसेंस रिकवर कर लिया। उसने बिना सोचे समझे सारा प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल कर लिया, यूज आइस ब्लेड गू में डाल दिया और एक नई आइस ब्लेड बना ली। आइस ब्लेड तेज थी और उसने उसके दाएं पैर पर लिपटी हरी बेल को काट दिया। बाइनिंग बिंग बुरी तरह से लुढ़क गया, दर्जनों बेलों से बचने में कामयाब रहा। हरी बेलें जमीन से टकराईं और मोती मिट्टी में घुस गईं। मिट्टी चारों तरफ उड़ी और हरी बेलों ने फिर से हमला किया। बाइनिंग बिंग भारी सांसें ले रहा था जब वो आइस ब्लेड का इस्तेमाल करके डेस्परेट होकर अपना बचाव कर रहा था। हरी बेलें हर तरफ से हमला कर रही थीं, जैसे वो पतली बर्फ पर चल रहा हो। बाइनिंग बिंग की एक भी गलती उस तुरंत बेलों द्वारा मार डालेगी। लेकिन वो आखिरकार एक टॉप टियर जीनियस था। मौत के जोश में उसने अपने अंदर की सारी पोटेंशियल निचोड़ दी और उसके बचने के एक्शंस तेज और साफ हो गए। हालांकि वो कभी कभी हरी बेलों से टकरा कर गिर जाता, वो खतरे से बचने में कामयाब रहा और आखिरकार अपनी जान बचा ली। हरी बेलन आइस ब्लेड से कट रही थीं और उनकी संख्या कम से कम होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि किंगशू ग्रीन वाइन गू को एक्टिवेट करके और बेलें नहीं बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि आसपास का नेचुरल एसेंस उसने लगभग पूरा अब्जॉर्ब कर लिया था। हालांकि बाहर हवा में अभी भी एसेंस इकट्ठा हो रहा था, हवा में घुला हुआ पतला एसेंस ऐप ग्रीन वाइन गू की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक और भी बुरी खबर थी, वुड चाम गू की ताकत ने गु यू किंगशू के शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया था और उसकी चेतना पर हावी होने लगी थी। गु यू किंगशू की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी और यूज बीच बीच में ब्लैंक आउट्स होने लगे। मौत की हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। क्या ये खत्म होने वाला है? नहीं। वो गुस्से में था, अपने दिमाग को फोकस करने पर मजबूर करते हुए और बाइनिंग बिंग को मारने की आखिरी कोशिश में लग गया। वो अब कुछ नहीं देख सकता था क्योंकि वुड चामगू ने उसकी ईगी पर कब्जा कर लिया था और वो अब सुन भी नहीं सकता था। उसके कान अब सिर्फ एक सजावट के समा थे। उसके पास सिर्फ एक मामूली स्पर्श की संवेदना बची थी। बाइनिंग बिंग के पलटवार पर निर्भर करते हुए उसने दूरी और पोजीशन का अंदाजा लगाया और हमला किया। उसकी कोशिशें रंग लाईं क्योंकि बाइनिंग बिंग आखिरकार पकड़ा गया। एक बेल उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट गई और उस ऊपर उठा लिया, धीरे धीरे कास्ती हुई। बाइनिंग बिंग को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी, मुंह खोलने का भी कोई फायदा नहीं था। किंगशू के साथ वो भी मौत की तरफ बढ़ रहा था। फैंग युआन तेजी से सांस ले रहा था, एक भयानक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जमीन पर 5 लाशें पड़ी थीं जिनकी एक खुली थीं, वो सभी बाई क्लैन के गू मास्टर्स थे। स्टेल्थ स्केल्स गू पर निर्भर करते हुए चुपके से हमला करने, मूंगलो गू के फायदे और 2 सुअरों की ताकत के साथ और अपने 500 साल के अनुभव के साथ उसने हैरान कर देने वाली काबिलियत दिखाई। हालांकि उसने किंगशू से कहा था कि वो गांव लौट रहा है, ये सिर्फ एक बहाना था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने खुद को छुपाने के लिए स्टेल्थ स्केल्स गू का इस्तेमाल किया, लड़ाई के मैदान के चारों तरफ घूमते हुए और उस जगह गया जहां मंशी और जोंगली में थे। उसने मंशी और उसके ग्राउपमेट्स की लाशों में से गू वॉर्म्स इकट्ठा किए और जब वो जोंगली की लाश के पास पहुंचा तो उसने पाया कि लाश गायब थी। उनके गू वॉर्म्स की तो बात ही छोड़ दो। लगता है जोंगलिन ने उनकी लाशें इकट्ठा कर ली। कितना बुरा हुआ, मेन जोंगली का ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गू लेना चाहता था। फैंग युआन ने आ भरी। जोंगलिन को जिंदा छोड़ना उसके प्लान में नहीं था, लेकिन उस समय जब उसने जोंगजियांग को मार दिया था, जोंगलिन पहले से ही सतर्क हो गया था, इसलिए उस मारने में काफी मेहनत लगती। इस समय बाइनिंग बिंग पास में ही था। अगर फैंग युआन और जोंगलिन लड़ते
तो बाइनिंग बिंग खुश हो जाता। लेकिन ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गू शायद जोंगली के शरीर पर ना हो। उसके पास पहले से ही एक भालू की ताकत है, शायद उसने गू अपने क्लैन को वापस दे दिया हो। फैंग युआन ने अपनी नजर टिकाई और पहाड़ी रास्ते के लड़ाई के मैदान से निकल गया। किंग शू और दूसरों का बाइनिंग बिंग के खिलाफ लड़ना एक बड़ा हंगामा खड़ा करेगा और आसपास के भेड़ियों के झुंड और गू मास्टर्स यूज डिटेक्ट कर लेंगे। हालांकि फैंग युआन किंग शू के ग्रुप को लेकर ज्यादा आशावादी नहीं था, उसने अपनी पिछली जिंदगी में वुड चाम गू की ताकत को देखा था। बाइनिंग बिंग के खिलाफ कम से कम एक जोरदार संघर्ष तो होगा ही। वो ऐसा मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आसपास इंतजार करने का फैसला किया। कभी कभी गू मास्टर्स तेज लड़ाई की आवाजों से आकर्षित होते तो फैंग युआन कुछ भेड़ियों के झुंडों को उस तरफ लुभाकर उन्हें रोक देता। जिन्हें वो नहीं रोक सकता था, फैंग युआन अपने हाथों से अन पर हमला करता। पहाड़ी रास्ते के लड़ाई के मैदान का शोर रुक गया है, लगता है जीतने वाले का फैसला हो रहा है। उसके दाएं कान से जड़ें निकल आई थीं, पहाड़ी दीवारों में घुसकर, जिससे फैंग युआन लड़ाई के मैदान से कुछ चीजें सुन सकता था। सच कहूं तो किंग शू का परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर था। बाइनिंग बिंग का दाहिना हाथ खोने के बाद उसकी लड़ाई की ताकत पर असर फैंग युआन की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। लेकिन जल्द ही फैंग युआन का चेहरा बदल गया। उसने दो दिशाओं से भारी कदमों की आवाज सुनी जो लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। एक दिशा गू यू गांव से थी, जबकि दूसरी बाई क्लैन के गांव से। हर ग्रुप में कम से कम 20 लोग थे। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक हिम्मती लाइटनिंग वुल्फ पैक रोक सकता, और फैंग युआन वैसे भी डू वुल्फ ग्रुप्स को इधर नहीं ला सकता था। लगता है इस लड़ाई की खबर किसी को मिल गई है, इसलिए ये दोनों क्लान्स द्वारा भेजे गए रिइंफोर्समेंट्स हैं। मुझे तुरंत पहाड़ी रास्ते में घुसना होगा। फैंग युआन की दूरी कम थी, इसलिए वो पहाड़ी रास्ते में सबसे पहले घुसने वाला बना। लड़ाई के मैदान का नजारा उसकी उम्मीदों से बाहर नहीं था। पिंजरे के खुले हिस्से से वो बाइनिंग बिंग को बेलों से लटका हुआ देख सकता था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन अभी भी मुश्किल से जिंदा था। आइस मसल्स का डिफेंस जिद से बाइनिंग बिंग की जान बचाए हुए है। HMPH, बदकिस्मती से तेरा पाला मुझसे पड़ा है। फैंग युआन का मारने का इरादा उभार आया जब उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, बाइनिंग बिंग की तरफ दौड़ते हुए। स्विश स्विश स्विश। अचानक सुयू की एक बारिश ने फैंग युआन को घेर लिया। यह गू यू किंग शू का पिन नीडल गू था, जो फैंग युआन पर हमला कर रहा था। ये क्या हो रहा है? फैंग युआन तुरंत पीछे हटा, सुइयों की बारिश से बचते हुए। उसने अपनी नजर बड़े पेट पर टिकाई और उस तुरंत समझ आ गया, लगता है गू यू किंग शू की चेतना इतनी धुंधली हो चुकी है कि वो दोस्त या दुश्मन में फर्क नहीं कर पा रहा। वो बस अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे बाइनिंग बिंग को मारने की कोशिश कर रहा है। कोई भी जो लड़ाई के मैदान में घुसेगा, यूज वो एक दखलंदाजी करने वाला मानेगा। इसी समय बाई क्लैन के गू मास्टर्स पहाड़ी रास्ते से प्रकट हुए। ऐसे घनघोर लड़ाई के मैदान को देखकर उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। ओए लड़के, कोई फालतू हरकत मत करना, एक रैंक 3 गू मास्टर ने फैंग युआन की तरफ चिल्लाकर कहा, उसके लहजे में चेतावनी और धमकी भरी हुई थी। ये बाइनिंग बिंग भी ना, बिल्कुल कॉकरोच की तरह है। फैंग युआन ने ये मंजर देखकर अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी, जानते हुए कि वो आखिरी बार नहीं कर पाएगा। पहली बात, किंग शू की चेतना धुंधली थी। एक हरी बेल बाइनिंग बिंग को मारने के लिए काफी नहीं थी जिसके पास आइस मसल्स थे। फैंग युआन को बाइनिंग बिंग के पास जाने के लिए यूज किंग शू के जाल को तोड़ना पड़ता, लेकिन इस तरह ये उसका काफी ध्यान भटका देता और शायद बाइनिंग बिंग को उसकी मुसीबत से बचने में भी मदद करता। अगर वो जबरदस्ती तोड़ भी देते, बाई क्लैन के रैंक 3 गू मास्टर्स और रैंक 2 एलीट्स दिखावे के लिए नहीं थे, वो उस जरूर रोक देते। ऊपर से बाइनिंग बिंग के साथ लड़ने में भी खतरा था। बाइनिंग बिंग के अपचर ने कम से कम ब्लू बर्ड आइस कॉफन गू का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त प्राइमेवल एसेंस रिकवर कर लिया था। अगर फैंग युआन बाइनिंग बिंग को मारने में कामयाब हो भी जाता, तो ये बाई क्लैन के एलीट्स यूज छोड़ते नहीं, वो जरूर फैंग युआन को मार डालते। फैंग युआन ने अपने दिल में आह भरी, दूरी बहुत ज्यादा है, एस तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 कदम हैं, और मेरे मुंगलोगू की अटैक रंगे सिर्फ 10 कदम है, और ऊपर से इस बाइनिंग बिंग को मारने के लिए जो वैसे भी मरने ही वाला है, मुझे अपनी जान ऐसे खतरे में डालनी पड़ेगी जो मेरे पुनर्जन्म के प्लान्स में बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। ये इसके लायक नहीं है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने कुछ कदम पीछे ले लिए। ये साफ तौर पर एक कमजोर और डरपोक हरकत थी, जिससे बाई क्लैन के गू मास्टर्स ने राहत की सांस ली। चैप्टर 143 आंसर। जल्द ही फैंग झेंग भी वहां दौड़ता हुआ आ गया। लॉर्ड किंग शू। उसके चेहरे पर एक खुशी का इजहार था,
बेवकूफी से गु यू किंगशू की तरफ दौड़ता हुआ, लेकिन जल्दी सुयू ने उस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ग्रुप लीडर मेन हून फैंग जेंग, वो हैरानी में चिल्लाया, पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए। लेकिन गु यू किंगशू यूज कैसे जवाब दे सकता था? बड़े भाई, लॉर्ड किंगशू को क्या हुआ है? फैंग झेंग उलझन और हैरानी में सिर्फ फैंग युआन की तरफ मत सका। लेकिन फैंग युआन ने उस नजरअंदाज किया, नीचे झुककर अपने दाएं हाथ से बाइनिंग बिंग की तरफ एक पंजे जैसा आकर बनाया। प्लंडर गु। उसने चुपके से इस गु को एक्टिवेट किया, जल्दी महसूस किया कि उसने कुछ पकड़ लिया है। उसने तेजी से पीछे खींचा और एक गु वर्म बाइनिंग बिंग के शरीर से उड़कर बाहर आ गया। ये एक रेड स्टील रेलिक गु था। ये बाई क्लैन के लीडर ने बाइनिंग बिंग को दिया था, लेकिन बाइनिंग बिंग ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो जल्दी से रैंक 3 कल्टिवेशन तक पहुंच गया था। ए फ्लैट, ये फैंग युआन की लूट बन गया। रेड स्टील रेलिक गु को बाइनिंग बिंग के शरीर से निकलते और उड़ते हुए फैंग युआन की हथेली में आते देख बाई क्लैन के गु मास्टर्स इतने चिंतित हो गए कि उनकी ईंट लाल हो गईं और वो चिल्लाने लगे, हरामखोर, अगर मरना नहीं चाहता तो अभी रुक जा। हमारे बाई क्लैन का गु वर्म हमारे सामने से चुरा रहा है। ये एक रेड स्टील रेलिक गु वर्म है। फैंग युआन ठंडा सा हंसा। जैसे हाई रेड स्टील रेलिक गु हाथ लगा, उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके उस तुरंत रिफाइन कर लिया, लेकिन उस अपने अपचर में नहीं रखा, बल्कि अपने कपड़ों में रख लिया, जिससे ऐसा लगे कि उसने अभी तक यूज रिफाइन नहीं किया है। उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाया, इस बार एक भौर रंग का कीड़ा उड़कर बाहर आया। स्टोन एपिचर गु। फैंग युआन ने इस गु को तुरंत पहचान लिया। उसकी एड़ी चमकी, उसने इसे एक बार फिर रिफाइन किया और अपनी बाहों में रख लिया। डैम इट, एक और गु वर्म। रोको यूज, वो खुलेआम ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है, उस हमारे बाई क्लैन की कोई परवाह नहीं है। बाइनिंग बिंग को बचाओ, इन लोगों को मार डालो। बाई क्लैन के गु मास्टर्स गुर्राए पहाड़ी रास्ते से गुस्से में दौड़ते हुए। बाइनिंग बिंग को उसके क्लैन का पूरा सपोर्ट था, इसलिए उसके पास हर गु वर्म बेहतरीन था। ए फ्लैट, जब फैंग युआन उन्हें सबके सामने छीन रहा था, तो अन सबको लगा जैसे उनके दिल से खून बह रहा हो। ये उन्हें मारने से भी बुरा लग रहा था। इन लोगों को उनके रोबदार ऑरा के साथ पास आते देख फैंग जेंग डर से एक कदम पीछे हट गया, लेकिन फैंग युआन पर कोई असर नहीं हुआ। मौजूदा सीन में वो और फैंग झेंग पहाड़ी रास्ते के पूर्वी तरफ द, जबकि बाई क्लैन के गु मास्टर्स पश्चिमी तरफ द, और दोनों के बीच में गु यू किंगशू और बाइनिंग बिंग थे। वुश वुश, सुइयों की बारिश बिल्ली कुत्तों की तरह बरसने लगी। डैम इट, बाई क्लैन के गु मास्टर्स गालियां देने लगे, क्योंकि उन्हें गु यू किंगशू ने रोक दिया था। गु यू किंगशू किसी भी वक्त मरने वाला है। बचे हुए टाइम में मैं प्लंडर गु को सिर्फ एक बार और इस्तेमाल कर सकता हूं, इस बार क्या मिलेगा? फैंग युआन ने खुद को शांत किया और प्लंडर गु का फिर से इस्तेमाल किया। हर बार जब प्लंडर गु का इस्तेमाल होता, तो ये बहुत ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च करता था। यह टारगेट गु वर्म की ताकत पर निर्भर करता था। जितना मुश्किल प्रोसेस होता, उतना ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च होता। अगर प्लंडर फेल हो जाता, तो गु मास्टर को उल्टा बैकलैश का सामना करना पड़ता। इसलिए प्लंडर गु एक काफी अनरिलायबल गु था, जिसका इस्तेमाल कम ही होता था। लेकिन इस वक्त बाइनिंग बिंग लगभग मर चुका था, उसकी चेतना धुंधई थी और वो अपनी हडन पर था। उसके गु वर्म को लूटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बाइनिंग बिंग के पास जो गु वॉर्म्स थी, उनमें सबसे कीमती फ्रॉस्ट डेमन गु था। यह गु वुड चार्म गु के बराबर था, जो एक इंसान को फ्रॉस्ट डेमन में बदल देता था। लेकिन अगर ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जाए, तो ये गु मास्टर की जीवन शक्ति को कम कर देता था, उसे एक बर्फ की मूर्ति में बदल देता। बाइनिंग बिंग इस कमजोरी को जानता था, इसलिए वो कभी गु यू किंगशू की तरह गु का इस हद तक इस्तेमाल नहीं करता था। फ्रॉस्ट डेमन गु के अलावा दूसरा सबसे कीमती ब्लू बर्ड आइस कॉफन गु था, एक रैंक 3 गु। इस वक्त ये बाइनिंग बिंग के गले में था। अगर वो ब्लू बर्ड आइस कॉफन गु को लूट सकता, तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो होता। लेकिन प्लंडर गु सिर्फ एक रैंक 2 गु था, चाहे गु मास्टर कितनी भी कोशिश करे, उसमें ऐसी काबिलियत नहीं थी। आखिरकार फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग का वाटर शील्ड गु पकड़ लिया। ये भी बुरा नहीं था। वाटर शील्ड गु व्हाइट जेड गु के साथ मिलकर फैंग युआन को बेहतर डिफेंसिव पावर दे सकता था। जिस ट्री स्पिरिट में गु यू किंगशू बदल गया था, उस आखिरकार बाई क्लैन के गु मास्टर्स ने गिरा दिया। उन्होंने लकड़ी का पिंजरा तोड़कर खोला और बाइनिंग बिंग को बचाया, जो अपना दाहिना हाथ खोने के बाद बेहोश हो गया था। जैसे हाई वो फैंग युआन और फैंग झेंग को मारने वाले द गु यू क्लैन के रिइंफोर्समेंट्स आ पहुंचे। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के सामने तने रहे,
फिर दोनों ने आपस की समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया। किंग शू की मौत और बाई निंग बिंग की चोट, भेड़ियों के तूफान के खतरे के साथ, ऐसा नुकसान पहले ही भयानक था। अगर बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो जाती तो हर क्लैन के लिए जीने का दबाव बहुत बढ़ जाता। चाहे कोई भी दुनिया हो, लोग हमेशा अपने फायदे के लिए ही लड़ते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा फायदा, बिना शक के, जीवन है। आखिरकार गु यू किंग शू की लाश और गु वॉर्म्स, गु यू क्लैन के गु मास्टर्स द्वारा वापस ले जाए गए। दोनों पक्ष सावधानी बरतते हुए लड़ाई के मैदान से पीछे हट गए। आसमान से बारिश हो रही थी और पूरा इलाका उदास था। लोगों का एक ग्रुप गांव के पीछे एक दलन पर खड़ा था। ये कब्रिस्तान था। हर थोड़े समय में यहां कुछ और कब्र के पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। इस दुनिया में लोगों के लिए जीना मुश्किल था, और चाहे वो बाहरी खतरे के कारण हो या अंदरूनी, हमेशा कुछ न कुछ बलिदान होते आए थे। क्लैन एल्डर की आवाज धीमी थी जब वो सबके कानों में पड़ी, जिससे उन्हें और भी बुरा महसूस हो रहा था। हमारा सरनेम एक है, हम एक ही क्लैन से हैं, हमारे शरीर में एक ही खून बीता है। हम दूरी में इतने पास हैं, फिर भी हम हमेशा के लिए जिंदगी और मौत से अलग हो गए हैं। ये दर्द मेरे दिल में चुभता है। मेरा इंतजार करना, भविष्य में किसी दिन मैं भी तुम्हारे पास हाइलेटंगा। चलो हम राख और मिट्टी बन जाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों का सहारा बने। एक नए लगाए गए कब्र के पत्थर पर लोगों के एक ग्रुप ने अपने सिर झुकाए हुए थे। कुछ धीरे धीरे रो रहे थे और कुछ कब्र के पत्थर पर लिखे नाम को घूर रहे थे, दुख से भरे हुए। मौत की क्रूरता एक सफेद हड्डियों वाले हाथ की तरह थी, जो हर किसी के दिल पर एक खूनी घाव बना रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग दर्द से सुन्न हो चुके थे, जबकि दूसरे अभी भी बहुत अनुभवीहीन थे। गु यू फैंग जेंग इन लोगों में से था। उसकी झुकी हुई है कि गु यू किंग शू लिखे कब्र के पत्थर को देख रही थी। ये 4 शब्द। मर गए। उसकी उम्र में अनंत अनिश्चितता थी। कल की लड़ाई, पूरा प्रोसेस और सिचुएशन अभी भी उसके दिल में गहराई तक छाप गया था। उसका अनुभव सीमित था। वो गु यू किंग शू की प्रेरणा देने वाली और दुखद बहादुरी के साथ साथ उसके बलिदान को नहीं समझा था। लेकिन अब जब सच उसके सामने था, वो इसे अचानक स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मर गए। वो दयालु लॉर्ड किंग शू जो हमेशा मुस्कुराते थे, सलाह देते थे, चिंता करते थे और मेरा ख्याल रखते थे, सच में मर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में अच्छे लोग आसानी से मर जाते हैं, जबकि बुरे लोग लंबी उम्र जीते हैं? क्या ये एक सपना है? क्या मैं इस वक्त कोई सपना देख रहा हूं? फैंग झेंग ने अपनी मुट्ठियां भींची और स्पर्श के वास्तविक एहसास ने उस और भी ज्यादा परेशान कर दिया। आसपास के गु मास्टर्स की बातें उसके कानों में पड़ रही थीं। साई, विश्वास नहीं होता कि इस बार लॉर्ड किंग शू ने भी बलिदान दे दिया। इंसान आखिरकार मर ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है। मैंने सुना है कि बाई निंग बिंग की सांस अभी भी चल रही थी, उस आखिरकार बचा लिया गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें इस भेड़ियों के तूफान से बचने की उम्मीद दे। भीड़ धीरे धीरे छट गई, जब तक कि फैंग झेंग आखिरी नहीं बच गया। नौजवान का अकेला साया, कब्रों से भरे कब्रिस्तान का अकेला सामना कर रहा था। लॉर्ड किंग शू। वो अचानक जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया, उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। वो खो गया था, वो पछता रहा था, वो दर्द में था। ड्रिप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप। सेम के दाने जितनी बड़ी बारिश की बूंदें काले बादलों से गिरीं, जमीन पर टकराईं, जिससे पत्तियां और पेड़ की टहनियां झुक गईं। मिट्टी की महक फैंग झेंग की नाक में घुस गई और वो दर्दनाक दुख में रोया। उसके रोने की आवाज और बारिश की बूंदें आपस में मिल गईं। उसकी दास उंगलियों ने मिट्टी पकड़ी, किंग शू की जिंदगी को वापस लाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आखिर में उसके पास सिर्फ 2 मुट्ठी मिट्टी थी। बारिश शुरू हो गई और बाई निंग बिंग एक नरम बिस्तर पर लेटा इस बारिश को खाली नजरों से देख रहा था। उसका टूटा हुआ दाहिना हाथ ठीक कर दिया गया था, सफेद पट्टी से लपेटा हुआ। उसकी ऊँट भी काली हो चुकी थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन रैंक 3 थी। उसने इसे अब रैंक 2 तक नहीं दबाया था। जब वो नींद से जागा तो अचानक उसने सारा जोश खो दिया, बहुत ज्यादा खालीपन महसूस कर रहा था। वो शांति से अपने बिस्तर पर लेटा रहा, उसकी ईरी 10 घंटे से ज्यादा खुली रही। उसने रैंक 3 व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को अपने अपचे को पोषण देने दिया। इसकी परवाह करने का मन नहीं था। इस बारिश ने उसके दिल की सबसे गहरी यादों को जागा दिया। ऐसी ही एक गर्मी की बारिश में यूज बाई क्लैन के लीडर ने आधिकारिक तौर पर गोद लिया था। क्लैन लीडर की मेहरबान और उम्मीद भरी नजर यूएस पर पड़ी, जबकि आसपास के क्लैन एल्डर्स ने बढ़ाई के शब्द कहे, जो लहरों की तरह आ रहे थे। छोटा सा वो बर्फीले जमीन पर नंगे पैर खड़ा था,
और वो खिड़की के बाहर बारिश को देख रहा था, लेकिन उस सिर्फ खोया हुआ और अकेलापन महसूस हो रहा था। जीने का मतलब ही क्या है? ये सवाल यूज 20 साल से परेशान कर रहा था, और शायद परेशान करता रहेगा जब तक कि उसके सेल्फ एक्सप्लोजन की समस्या फिर से ना उभार आए। क्या ये रिश्तों के लिए है, क्लैन के लिए? बाइनिंग बिंग ने ना चाहते हुए भी गु यू किंगशू के बारे में सोचा। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने ऐसा बलिदान कई बार देखा था। कभी ये बाई क्लैन का कोई सदस्य होता, कभी गु यू क्लैन या जोंग क्लैन से। वो इन कट्टरपंथियों को समझ नहीं पाता था। वो पैदाइशी ठंडा और भावहीन इंसान था। गु यू किंगशू यूज जवाब नहीं दे सका, इसलिए बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन के बारे में सोचा। पहली बार जब उसने फैंग युआन को देखा, फैंग युआन एक पेड़ के पास बैठा था, एक तोड़े हुए जंगली फल को खा रहा था, बिना किसी भावना के नीचे हो रही लड़ाई को देखते हुए। वो इतना उत्तेजित हो गया था कि उसका शरीर कांपने लगा, जोश से थरथरा रहा था। वजह यह थी कि उसने फैंग युआन की उसी तरह की अजीब, गहरे कुएं जैसी इल्म में खुद को देखा था। लेकिन अब जब वो सोचता है, तो फैंग युआन की नज़र में उससे कुछ ज्यादा था। वो चीज उसके सवालों का जवाब थी। बारिश तेज हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। जीने के पीछे क्या मतलब है? अंधेरे कमरे में गु यू फैंग झेंग ने वही सवाल पूछो। गु यू क्लैन के लीडर गु यू बो ने आह भरी। उसने दया से यूएस नौजवान को देखा जिसने अपनी आत्मा खो दी थी, और फिर खिड़की के बाहर बारिश को देखा। फैंग झेंग का संदेश समझ में आता था। एक अनिवार्य मौत हमेशा लोगों को अस्तित्व के असली मूल्य के पीछे सोचने पर मजबूर करती है। तुम्हें कुछ पता है? 10 साल से भी ज्यादा पहले तुम्हारी जैसी ही सिचुएशन में एक और नौजवान था, और उसने मुझसे यही सवाल पूछो था। काफी देर बाद गु यू बो ने बोलना शुरू किया। वो इंसान तुम्हारे क्लैन लीडर का, मेरा गोद लिया हुआ बेटा था, गु यू किंगशू। फैंग झेंग एक पल के लिए चौंक गया, अपना सिर उठाते हुए। एक सूजी हुई लाल एंगल की जोड़ी जवाब पाने की तीव्र इच्छा दिखा रही थी। चैप्टर 144 सैक्रिफाइस इज कॉमन एंड फेथ इज अनडाइंग। मैंने उससे कहा, एक इंसान के पास जीने के 1000 और एक कारण होते हैं। तुम क्यों जिंदा हो? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। जाओ इसे खुद ढूंढो, गु यू बो ने कहा। तो फिर क्लैन लीडर, आपके लिए इसका क्या जवाब है? फैंग झेंग ने उलझन में पलक झपकते हुए पूछो। गु यू बो होसा। उसकी इल्म में फैंग झेंग और किंगशू की तस्वीरें एक दूसरे पर चढ़ रही थीं। गु यू किंगशू ने भी जीसीएमआईएस में यही सवाल पूछो था। क्लैन लीडर ने एक पल के लिए सोचा, जीसीएमआईएस याद किया, फिर वही जवाब दोहराया जो उसने तब दिया था, एक संगठन में बलिदान होना लाजमी है। जिस पाल से इंसान पैदा होता है, मौत निश्चित है। जिंदगी और मौत के बीच इंसान कमजोर है, लेकिन एक चीज दिल को गरमा सकती है और हमारी आत्माओं को रोशन कर सकती है। वो है प्यार। ये मेरा जवाब है। कुर्बानी आम बात है। गु यू किंगशू वो था, गु यू बो का गोद लिया हुआ बेटा, और इतने सालों तक उस पालने के बाद उसके मौजूदा बलिदान ने इस पालक पिता को बहुत दुख पहुंचाया था। लेकिन एक क्लैन लीडर के तौर पर उसने बहुत सारी कुर्बानियां देखी थीं। जब किसी के पास जिंदगी और मौत का संकल्प होता है, तो दर्द और दुख ज्यादा स्वीकार्य हो जाते हैं। फैंग झेंग ने अपना सिर झुकाया, शांत रहा। लग रहा था वो सोच रहा है। क्लैन लीडर हंसा, अपने डेस्क के ड्रॉर से एक पत्र निकाला। उसने यूज फैंग झेंग को दे दिया। ये गु यू किंगशू का पत्र है। इसमें उन सवालों के जवाब लिखे हैं जिन पर वो सालों से सोच रहा था। मैं इसे अब तुम्हें दे रहा हूं, तुम एक नजर डाल सकते हो। ये उसका जवाब है। बिना शक फैंग झेंग के दिल में इस वक्त इस पत्र के प्रति तीव्र आकर्षण था। उसने उस वही खोल लिया, और पहली लाइन देखने के बाद उसके आंसू रुक ना सके। यह गु यू किंगशू की जानी पहचानी लिखावट थी। उसके शब्दों में उसका अनोखा मिलनसार ऑरा था। शुरू के पैराग्राफ में उसकी उलझन और दर्द लिखा था। आगे उन परिस्थितियों का जिक्र था जिन्होंने उस पिछले कुछ सालों में लगातार सोचने से कुछ आइडियाज दिए थे। फैंग झेंग ने पत्र को देखा, और उस लगा जैसे उसने गु यू किंगशू की पूरी जिंदगी जी ली हो। वो गु यू किंगशू के कदमों पर चलता गया, जब तक कि उसने पूरा पत्र खत्म नहीं कर लिया। आखिर में ये लिखा था, क्लैन एक जंगल की तरह है, और हम सदस्य जंगल के पेड़ों की तरह हैं। पुराने पेड़ अपनी शाखाएं फैलाकर नए पौधों को बारिश और हवा से बचते हैं। जब नए पौधे बढ़कर बड़े और ऊंचे पेड़ बन जाते हैं, तो पुराने पेड़ मिट्टी में पोषक तत्व बन जाते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और नए पेड़ों को पोषण देते हैं। लोग हमेशा मरेंगे, और स्वर्ग और धरती हमें याद नहीं रखेंगे। लेकिन नए पेड़ इस बात का सबूत हैं कि पुराने पेड़ अस्तित्व में थे।
इस लगातार ऐसे बूट के नीचे क्लैन का जंगल बड़ा होता जाता है और आगे फैलता है, समृद्धि और उन्नति के रास्ते पर चलता है। लोगों का मरना निश्चित है। गू मास्टर्स के रूप में हम आने वाली मौत से छिप नहीं सकते। रैंक 7 और 8 के गू मास्टर्स भी सिर्फ थोड़ा ज्यादा जी सकते हैं। मौत के प्रति मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं गहराई से समझता हूं, आखिरकार एक दिन में गू यू किंग शू भी मर जाऊंगा। मैं बुढ़ापे से, बीमारी से या लड़ाई के मैदान में मर सकता हूं, लेकिन यूएस पैल, मैं बिना किसी पछतावे के शांति से जा सकता हूं। पत्र के अंत में लॉर्ड पालक पिता, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछो था, मुझे लगता है मुझे उसका जवाब मिल गया है। पत्र देखने के बाद फैंग ज़ेंग बिना आवाज किए रोता रहा। उसके दिमाग में किंग शू की यादें भरी हुई थीं। जब उसने गलती की, किंग शू ने इल्जाम नहीं लगाया बल्कि यूं सांत्वना दी। जब मुश्किल का सामना करना पड़ा तो हिम्मत देने वाली नजर मिली, और जब वो हारा हुआ महसूस करता तो किंग शू के हाथ गर्मी से फैंग ज़ेंग के सिर को छूटे थे। गू यूबो ने पत्र रख लिया और कहा, भविष्य में जब तुम जवाब सोच लो तो तुम भी एक पत्र लिखकर मुझे बता सकते हो। जाओ, वापस जाओ और आराम करो। भेड़ियों के तूफान का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें तुम्हारी ताकत की भी जरूरत है। नहीं, फैंग ज़ेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। क्या? गू यूबो ने पूछो। मुझे अपना जवाब मिल गया है। फैंग ज़ेंग के लहजे में एक अवर्णनीय दृढ़ता थी जब उसने आगे कहा, मुझे ताकत चाहिए। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए और उन्हें किसी भी नुकसान से बचाने के लिए। मैं क्लैन की रक्षा करना चाहता हूं और क्लैन को मजबूत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भेड़ियों का तूफान हमें और परेशान ना कर सके। मैं अपने साथियों की खुशी देखना चाहता हूं। ये दर्द, मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। मैं अपने इन हाथों, अपने शरीर, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। गू यूबो ने हैरानी का भाव दिखाया, और इस पल उस लगा कि उसने गू यू किंग शू को देख लिया है। किंग शू, तुम बेकार में नहीं मारे। फैंग ज़ेंग की चमकती इर्द को देखकर क्लैन लीडर ने दिल ही दिल में भावुक होकर आह भरी। एक पुराना पेड़ गिर गया था, और जैसे ही वो धीरे धीरे मिट्टी में साध रहा था, एक नई कली पहले ही तेजी से बढ़ने लगी थी। डोट डोट डोट। रेंजू अकेलेपन के दिल को सह नहीं सका, इसलिए उसने अपनी दोनों एड़ी निकाल ली, उन्हें एक बेटे और बेटी में बदल दिया। इससे उसका अकेलापन कम हो गया। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि उसके बच्चे बाहरी दुनिया के नज़ारों के लिए तरसने लगे, अपने पिता रेंजू को भूल गए और हमेशा बाहर खेलने चले जाते, यहां तक कि समय भूल जाते और रेंजू का ख्याल रखना भी भूल जाते। रेंजू कुछ नहीं देख सकता था, पूरा अंधेरा था, लेकिन कभी कभी उस थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती थी। इस पर उस बेचैनी हुई और उसने एटीट्यूड गू से पूछो। एटीट्यूड गू ने यूज ये बताया, ओ, यह फेथ गू द्वारा दी गई अनंत रोशनी है। फेथ? विश्वास? बाइनिंग बिंग ने यह देखकर हंसा और यूएस किताब को फेंक दिया जिसमें प्राचीन कहानियां लिखी हुई थीं। दरवाजा उसी पाल खुला और अंदर आने वाले व्यक्ति के चेहरे पर किताब लगते लगते बची। निंग बिंग, तुम क्या कर रहे हो? अंदर आने वाला बाई क्लैन का लीडर था। उसने माथा सिकोड़ा, सांत्वना देते हुए, मैं जानता हूं तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन दाहिना हाथ खोना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में बहुत से गू वॉर्म्स हैं जो ऐसी चोट को ठीक कर सकते हैं। पहले मैंने क्लैन एल्डर्स को तुम्हारे पास रहने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने हमेशा माना कर दिया और यहां तक कि क्लैन एल्डर्स पर हमला भी किया। आखिरकार इस बार तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा, है ना? लेकिन ये एक अच्छी चीज है। बचपन से ही तुम्हारा रास्ता बहुत आसान रहा है, लेकिन जब तक ये मौत नहीं है, ऐसा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी चोटें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन भेड़ियों का तूफान और भी भयानक होता जा रहा है। क्लैन को तुम्हारी ताकत की जरूरत है। भेड़ियों के कुछ बच्चे, वो क्या कर लेंगे? बाइनिंग बिंग ने अपनी एंड बैंड की बिस्तर पर लेते हुए लापरवाही से जवाब दिया। क्लैन लीडर के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया, सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही, या कहूं तो निराशाजनक है। हमारी जानकारी के मुताबिक टीन फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ पैक्स पहले ही गांव के पास घूम रहे हैं। तुम्हारी हार ने हमारे क्लैन के लोगों पर बड़ा प्रभाव डाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात तुम बाहर आकर खुद को दिखाओगे। जब तक तुम खड़े हो, यह हमारे क्लैन के लोगों को बहुत प्रेरित कर सकता है। समझे? समझ गया, समझ गया। छोटी सी बात है, बाइनिंग बिंग ने जवाब दिया, अम्पेशंस दिखाते हुए। अगर कोई और व्यक्ति क्लैन लीडर के साथ ऐसे बर्ताव करता तो यूज भारी सजा मिलती, लेकिन बाइनिंग बिंग अलग था।
बाई क्लैन लीडर ने लाचारी से आह भरी, दरवाजा बैंड किया और चला गया। जब कमरे में सिर्फ बाइनिंग बिंग बचा, उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें अकेलापन और उलझन से भरी नजर थी। उसने दूसरों को अपने शरीर की समस्या के बारे में नहीं बताया, और मौत की आशंका जो वो महसूस कर रहा था। क्लैन के प्राचीन रिकॉर्ड से उसने नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक का नाम जाना। असीमित जानकारी में दास एक्सट्रीम फिजिक्स को एब्सोल्यूट डेथ टैलेंट्स के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि जब अपच की दीवारें अपनी सीमा तक पहुंच जाती हैं तो आत्मविनाशक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये सच है कि बाई क्लैन लीडर ने बाइनिंग बिंग को कई सालों तक पाला था, उसके प्रति इतना नरम था। हालांकि अगर नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक की बात सामने आ जाती तो बाइनिंग बिंग को कोई शक नहीं था कि उस मारने वाला पहला व्यक्ति यही बाई क्लैन लीडर होगा। एक इंसान के जिंदा रहने का मतलब क्या है? पहले जब वो इस सवाल पर सोचता था, बाइनिंग बिंग को खोया हुआ महसूस होता था, बॉर्डम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से जैसी भावनाएं महसूस करता था। ये सभी नकारात्मक भावनाएं। लेकिन अब उसके दिल में एक शांति का एहसास था। लोग बड़े होते हैं, और यूएस जैसे जीनियस की तो बात ही अलग है। पहले वो जानता था कि वो मरने वाला है, इसलिए अपनी निराशा में वो जीने के लिए तरसता था और अपने दिल की गहराइयों में मौत से डरता था। लेकिन अब लगभग मरने के बाद वो इससे ऊपर उठ चुका था। रैंक 3 व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को अपने अपचे को पोषण देने देते हुए वो अब चिंतित नहीं था। आखिरकार वो अब मौत से नहीं डरता था। हालांकि वो अभी भी जीने के मतलब को लेकर खोया हुआ था। वो जानता था कि जवाब कहाँ है। ये जवाब पहले हाईफैंग युआन के दिल में था। ये एहसास अवर्णनीय था, ये एक इंस्टिंक्ट जैसा था, लेकिन वो इसके बारे में साफ था। ऊपर से स्टोन एपर्चर गु फैंग युआन के हाथों में था। फैंग युआन, हम फिर मिलेंगे, वो धीरे से बड़बड़ाया। उसकी उंगली हीरे की चमक की तरह एक शानदार रोशनी से चमक रही थी। स्टोन एपर्चर गु। किराए के घर में फैंग युआन गु वर्म को अपने हाथों में पकड़े गहरी सोच में डूबा हुआ था। स्टोन एपर्चर गु एक पास जैसा था, क्यूबिक, और इसका रंग ग्रे व्हाइट था, बेहद मजबूत। ये गु एक खर्च होने वाला गु था, एक बार इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाता। इसका काम एक गु मास्टर के अपच की दीवार को एक मजबूत पत्थर की दीवार में बदलना था। ये काम अपच की पोटेंशियल और ग्रोथ को पूरी तरह से निचोड़ कर खत्म कर देता था, जिससे गु मास्टर पीक स्टेज कल्टिवेशन तक पहुंच सकता था। जैसे कि फैंग युआन अब एक रैंक 2 मिडिल स्टेज पर था, इसलिए गु का इस्तेमाल करने के बाद वो तुरंत रैंक 2 पीक स्टेज बन सकता है। लेकिन इसकी कीमत यह है कि फैंग युआन के पास रैंक 3 में आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही वो प्राइमेवल एसेंस को रिजेनरेट करने की काबिलियत खो देगा, इसलिए वो उन्हें भरने के लिए सिर्फ प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल कर पाएगा। स्टोन एपर्चर गु कुछ गु मास्टर्स के लिए था जो अपनी आखिरी हद पर होते थे। कुछ गु मास्टर के एपर्चर जिनको ऐसी चोट लगी हो जिसे ठीक ना किया जा सके, जिसमें दरारें आ गई हों और ठीक ना हो सके, उन्हें इस गु का इस्तेमाल करना पड़ता। या खास परिस्थितियों में गु मास्टर के पास आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं होती और उन्हें जीने के लिए अपनी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ानी पड़ती है, इसलिए वो इस गु का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टोन एपर्चर गु को रिफाइन करने की लागत बहुत ज्यादा है। ये देखते हुए कि बाइनिंग बिंग ने इस गु वर्म को रिफाइन किया, वो शायद अपने अपचर को स्टोन एपर्चर में बदलना चाहता है ताकि आने वाली मौत से बच सके। बदकिस्मती से ये तरीका सिर्फ उसकी मौत को टाल सकता है, लेकिन उसके विनाश को नहीं रोक सकता। अगर नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता, तो इसे दास एक्सट्रीम फिजिक क्यों कहा जाता? यह स्टोन एपर्चर गु फैंग युआन के लिए बेकार था, लेकिन जो रेड स्टील रेलिक गु यूज बाइनिंग बिंग के शरीर से मिला था और वाटर शील्ड गु, वो बहुत काम के थे। जहां तक अन गु वॉर्म्स की बात है जो फैंग युआन ने गु यूमैनशी और दूसरों के शरीरों से निकले थे, वो कुछ खास नहीं थे, और जैसे ही वो क्लैन लौटा, उसने उन्हें बड़ी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज कर लिया। भेड़ियों के तूफान की वजह से किंग शू और बाइनिंग बिंग की लड़ाई के मुद्दे को तीनों क्लान्स ने दबा दिया, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए। तीनों क्लान्स को इस मुसीबत से बचने के लिए पहले एक दूसरे की ताकत की जरूरत थी। जोंग लिन की रिपोर्ट ने यह सच उजागर कर दिया कि फैंग युआन के पास व्हाइट जेड गु है, लेकिन उसने कारवां से खरीदने का बहाना बनाकर फिलहाल के लिए काम चला लिया। चैप्टर एंड।